गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि क्लास के अंदर हम पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने जाना कि ग्रोथ फॉर्म जो होती हैं वो दो प्रकार से, जनसंख्या वृद्धि किस पैटर्न के अंदर जंतुओं के अंदर हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो दो प्रकार से जो है जनसंख्या वृद्धि जो है वो वेरियस स्पीशीज के जंतु दर्शाते हैं। कौन कौन सी ग्रोथ फॉर्म? फर्स्ट दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म, जिसको हम जे शेप ग्रोथ फॉर्म भी कहते हैं। इस प्रकार की ग्रोथ फॉर्म के अंदर यदि इस प्रकार की वृद्धि के अंदर यदि हम समय के साथ में जीवों की संख्या के अंदर होने वाली जो वृद्धि है उसको एक ग्राफ के रूप में देखें तो हमें जे शेप का जो है वो ग्राफ जो है वो बनता है। इसके अंदर इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म, ये अभी हमने जो है वो पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है। जे शेप ग्रोथ फॉर्म हमें क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि जो जंतु है, जो किसी जाति के जो जंतु हैं उनकी संख्या के अंदर तेजी से वृद्धि होती है और ये वृद्धि जो क्या कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, और ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो जंतु के बायोटिक पोटेंशियल के द्वारा लिमिटेड रहती है। ओके, यदि जो संसाधन है वो उन्हें प्लेंटी के अंदर उपलब्ध है तो ऐसी इस प्रकार की कंडीशंस के अंदर जंतु जो है वो बहुत तीव्र गति से संख्यात्मक वृद्धि दर्शाते हैं और जैसे ही संसाधन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाते हैं संसाधन तो वो जो जीवों की संख्या है वो तेजी से घट जाती है या बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार का ग्रोथ फॉर्म क्या कहलाता है? जे शेप ग्रोथ फॉर्म कहलाता है। प्रकृति के अंदर हम देखें तो प्रकृति की भी कुछ सीमाएं होती हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रकृति के अंदर प्लेंटी ऑफ फूड्स होते हैं, ओके, लेकिन कभी कभी जो है संसाधन जो है वो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी के अंदर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, फायर्स विल वाइप आउट ऑल ऑफ द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। कई बार जो है प्रीडेटर्स जो होते हैं वो किसी पॉपुलेशन के वेरियस जीवों को जो है वो मार देते हैं। तो इस प्रकार के जो ये चेंजेस हैं वो उस जीव की संख्या के अंदर कमी उत्पन्न करते हैं। तो प्रकृति के अंदर यदि हम संसाधनों की बात करें तो ये संसाधन हमेशा मैक्सिमम अवेलेबिलिटी या उपलब्धता में नहीं होते हैं। ओके, यूजुअली हम देखें तो पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है कब? जब रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्सेज जब लेस अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ओके, और ये जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम होकर एक उस पॉपुलेशन की या हम कहें कि उस एनवायरनमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार की ग्रोथ फॉर्म के अंदर जो कर्व बनता है, यदि हम ग्राफ की बात करें तो वो कर्व बनता है किस प्रकार का? एस शेप कर्व बनता है। ओके, तो कुछ अन्य जीव जो है अपने जीवों की संख्या में वृद्धि एक अन्य प्रकार के ग्राफ के जरिए दिखाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होता है। इसको हम एस शेप कर्व या इसको हम सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। ओके, ये आपको इसमें दिख रहा होगा ये दोनों प्रकार की जो है हमारा हमने ग्रोथ कर्व बताइए। फर्स्ट जे शेप ग्रोथ कर्व जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो सेकंड जो ग्रोथ कर्व है दैट इज सिग्मॉइड, जिसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज द सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, जिसको एस शेप्ड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। और ये किस प्रकार की ग्रोथ कर्व है बच्चों? ये है हमारी किस प्रकार की ग्रोथ? दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके, देखिए इस प्रकार के एस शेप ग्रोथ कर्व के अंदर यदि हम देखें तो इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि के अंदर हमें 3 वेरियस फेजेस दिखाई देती है। ओके, इसके अंदर जो फर्स्ट फेज है दैट इज नॉन एज द एस्टैब्लिशमेंट फेज। ओके,
अंदर जाकर उस आवास के अकॉर्डिंग अपने आप को व्यवस्थित करने के हम कहें कि एक्लेमेटाइज होने में लगाते हैं। ओके, इस फेज के अंदर जीवों की जो संख्यात्मक वृद्धि है वो स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, और इस प्रकार की फेज को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज भी कहते हैं। ओके, इस फेज से आगे चले तो हमारी दूसरी अवस्था हो जाती है जब जंतु अपने उस पर्टिकुलर आवास के अंदर एक्लेमेटाइज होके अब जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि करता है, और ये वृद्धि हमारी क्या कहलाती है? दैट इज द एक्सपोनेंशियल फेज, ग्रोथ फेज। ओके, दिस इज नॉन एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। ये इसको हम लॉगरिथमिक फेज भी कहते हैं बच्चों, ये लॉगरिथमिक फेज भी कहलाती है। इस फेज के अंदर जो संसाधन है उसकी उपलब्धता जो है वो मैक्सिमम होती है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जंतु के अंदर तेजी से संख्यात्मक वृद्धि होती है, या कहें कि त्वरित वृद्धि इस प्रकार की जो है फेज के अंदर होती है। और इस प्रकार की फेज के अंदर देखें तो थोड़ा बहुत हमें जो कर्व है वो जे शेप की कर्व के जो है वो अकॉर्डिंग दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की फेज के अंदर। देखिए, एक समय के बाद में क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। ओके, ये तुरंत जो है वो घटना शुरू हो जाता है, और इससे अगली वाली जो फेज होती है, जो ये फेज क्या कहलाती है, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज कहते हैं। ओके, देखिए, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज के अंदर क्या हो गया, अब जो पॉपुलेशन है उस जंतु की वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ओके, और इस फेज के लास्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है, यहाँ के बैलेंस्ड बन जाता है, जहाँ पर हमारी जो नेटेलिटी है, नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी, ये दोनों हमारी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाती है, यहाँ पे सेम हो जाती है। ओके, जन्म दर और मृत्यु दर के सेम होने पर ये प्रवस्था हमारी क्या दिखाती है, ये दिखाती है जीरो ग्रोथ रेट। इसको हम क्या कहते हैं, जीरो ग्रोथ रेट। ओके, देखिए, जीरो ग्रोथ रेट जो है, जीरो ग्रोथ रेट का एक वह पॉइंट जहां पर इस ग्राफ के अंदर जहां पर हमें जीरो ग्रोथ रेट जो है वो हो रही है, यह पॉइंट क्या कहलाता है, दिस इज नॉन एज द सैचुरेशन, दिस इज नॉन एज सैचुरेशन वैल्यू। ओके, और इस सैचुरेशन वैल्यू को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, दिस इज नॉन एज द सैचुरेशन वैल्यू। ओके, और इसको डिनोट किया जाता है किससे, के से डिनोट किया जाता है, और के जो है वो बेसिकली क्या है, के उस पर्टिकुलर जीव की जो एनवायरनमेंट है, या जो हम कहें कि जो हैबिटेट है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी होता है। ओके, कैरिंग कैपेसिटी मतलब हम बात कर रहे थे अभी जीरो ग्रोथ रेट की, तो इस प्रकार का ग्रोथ रेगुलेशन जो है वो डेंसिटी डिपेंडेंट होता है। ओके, इस पर्टिकुलर आवास के अंदर जैसे जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे बढ़ता है, तो एक वह पर्टिकुलर आवास एक सीमा से अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी को धारण नहीं कर सकता। ओके, धारण नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, तो एक अप टू द लिमिट तक वो हैबिटेट या एनवायरनमेंट उस पर्टिकुलर जाति के जीवों को निर्धारित करता है। ओके, जनसंख्या घनत्व बढ़ने पर या हम कहें कि इस प्रकार की जनसंख्या का नियंत्रण या ग्रोथ का जो रेगुलेशन है वो डेंसिटी डिपेंडेंट होता है। जैसे ही डेंसिटी से बियॉन्ड जनसंख्या बढ़ना शुरू होती है, तो ये डेंसिटी एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करके उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो उसको डिक्रीज करती है। ओके, यहाँ पे ये सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पे हमारे नेटिलिटी और मॉर्टेलिटी बराबर होने से जीरो
ग्रोथ रेट आ गई है। और ये जीरो ग्रोथ रेट होने का कारण क्या है कि ये पर्टिकुलर आवास उस सीमा से अधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व को धारित नहीं कर पा रहा और धीरे धीरे पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है अप टू द लिमिट, जहाँ पर जो हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव रहता है। हमारी जो नेटिलिटी है, जन्म दर के बराबर ही मृत्यु दर हो जाती है। ओके, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन वैल्यू कहते हैं, जो के सिंबल के द्वारा डिनोट की जाती है। और के इस यहाँ पे क्या है, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, और ये कैरिंग कैपेसिटी जो हमारा सिग्मॉइड जो कर्व है उसकी जो अपर लिमिट की एसिप्टोट है उसको दर्शाता है। ओके, अब यदि हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में देखें तो हमारी जो जे शेप ग्रोथ फॉर्म थी उसका क्या था इक्वेशन, दैट इज डेल्टा एन डेल्टा टी इक्वल टू आर एन। ओके, यहाँ पे एन जो हमारा इंडिविजुअल्स जो नंबर था वहां पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे बायोटिक पोटेंशियल की। देखिए जे शेप कर्व के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा बायोटिक पोटेंशियल है केवल वही उस पॉपुलेशन की वृद्धि की सीमा तय कर रहा है, बल्कि सिग्मॉइड कर्व के अंदर बायोटिक पोटेंशियल के साथ साथ उस पॉपुलेशन का जो घनत्व है वो उस पॉपुलेशन की वृद्धि को सीमित करता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि घनत्व जो होता है वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या कैरिंग कैपेसिटी से अधिक होना संभव नहीं है। ओके, यदि हम कैरिंग कैपेसिटी को मान लीजिए किसी पर्टिकुलर हैबिटेट की हमारी कैरिंग कैपेसिटी के है और उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर कुल जीव यदि हम बात करें, हमारी जो पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन n है, तो ऐसी कंडीशन में यदि हम देखें तो k माइनस एन पॉपुलेशन के बढ़ने की गुंजाइश जो है इसके अंदर होगी यदि हम k माइनस एन करेंगे। ओके, लेकिन जैसे जैसे इस n की मात्रा कैरिंग कैपेसिटी के पास में पहुंचती है, ओके, कैरिंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की जो उस पॉपुलेशन की को लेकर कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी के पास जब पॉपुलेशन पहुंचती है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उस पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है उसका सामना करना पड़ता है। ओके, इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि जो होती है उसमें उसे अधिक प्रतिरोध झेलना पड़ता है। ओके, यदि मात्रात्मक दृष्टि से यदि हम इस व्यू को देखें तो माना कि हमारे जो उस पर्टिकुलर आवास के अंदर उस पॉपुलेशन के पास जो उपलब्ध संसाधन है उसको यदि हम डिनोट करें किसे, k माइनस ए डिवाइडेड बाय k से, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि हम लें कि उस पर्टिकुलर जो हमारा हैबिटेट है या एनवायरनमेंट है उसकी कैरिंग कैपेसिटी 100 है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पॉपुलेशंस के हैं वो भी 100 है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उनके जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन यदि हम देखें तो ऐसे में रिसोर्सेज यदि हम देखें तो वो कितने आएंगे, 0 रिसोर्सेज यदि माने जाएंगे। ओके, और यदि हमारा इसके अंदर n 90 है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर यदि हम देखें तो हमारा जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज 0 हो जाएगा। और यदि n नंबर यदि हम 10 मांगे तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0.9। ओके, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी की तुलना में यदि n नंबर जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशंस के यदि वो कम है तो यदि हम कहें कि हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो जो हमारी वास्तविक पॉपुलेशन है से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो इसका मूल्य है इसका मूल्य वो 1 के लगभग आएगा। ओके, और जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके साथ, और ये क्या बताता है, ये हमारा जे शेप ग्रोथ फॉर्म बता रहा है जो कि बायोटिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। ओके,
जीव जो है उस सीमा तक प्रजनन कर सकते हैं अपनी बायोटिक पोटेंशियल लेवल तक, लेकिन जैसे जैसे ये जो संख्या है ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ जो बढ़ती है, कैरिंग कैपेसिटी के जैसे ही पास पहुंचती है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, हमारा जो प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य है वो 1 से 0 की तरफ बढ़ता है। ओके, ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या हो गया, अब वो पॉपुलेशन जो पर्टिकुलर आवास है वो अप टू द लिमिट तक ही उस पॉपुलेशन को कैरी कर सकता है। ओके, यहाँ पे संसाधनों की धीरे धीरे कमी होती जाती है और एक लिमिट के बाद में यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशंस के अंदर जीवों की संख्या जो होती है वो एक साम्यावस्था डिक्रीज होकर एक साम्यावस्था को प्राप्त कर लेती है, जहाँ पे उस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसको हम जीरो ग्रोथ रेट के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार का यदि कर्व बनता है जहाँ पे शुरुआत के अंदर एक्लिमेटाइजेशन हो रहा है जंतु का, सेकेंड फेज के अंदर जब जंतु उस पर्टिकुलर आवास के अकॉर्डिंग एक्लिमेटाइज हो गया, अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जंतु के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और जब ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के तक पहुंच जाती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है या उस पर्टिकुलर आवास की कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अब क्या होता है, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व जो होता है वो उस पर्टिकुलर आवास की कैरिंग कैपेसिटी से कम ही होता है। ओके, अधिक होना संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर यहाँ पर जो है ये ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज के अकॉर्ड में बढ़ जाती है, जहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो स्लो डाउन, उसकी संख्या जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर देती है अप टू द लेवल ऑफ द सैचुरेशन वैल्यू, जहाँ पे हमारी नेटेलिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है सेम होगी, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को जीरो ग्रोथ रेट प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार का कर्व क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज जे शेप्ड कर्व। ओके, तो ये आज हमने पॉपुलेशन की दोनों ग्रोथ कर्व के बारे में डिस्कस कर दिया है।